Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the new chapter Magnetism and Matter. बच्चों आज हमारे इस नए चैप्टर का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट बार मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये लेक्चर जो है बहुत इजी लगेगा आपको क्योंकि इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पुरानी चीजों को रिवाइज करने वाले हैं और पुरानी चीजों से रिलेट करके कुछ नई चीजें बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा टॉपिक है जिसमें आपकी पुरानी चीजों का अच्छा रिवीजन होने का मौका मिलेगा। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट्स और इसमें सबसे पहले हम लोग एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे बिटवीन अ स्मॉल करंट लूप एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप बच्चों कि आपको याद होगा कि एक स्मॉल करंट लूप जो है ना, उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P होता था जो कि उसके सेंटर से D डिस्टेंस अवे होता था तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिराइव करा था और वो कितना आता था μ0/4π 2m वेक्टर अपॉन d क्यूब, है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिराइव करे थे कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है ना, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में है तो वो टॉर्क कितना फील करेगी m वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां पर m वेक्टर क्या होता है, m वेक्टर हम लोगों ने नाम दिया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, है ना। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक शॉर्ट डाइपोल हो, है ना, तो उसके लिए अगर हम लोग एक P पॉइंट एक्सिस पर चुने तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आती थी K टाइम्स 2p वेक्टर अपॉन d क्यूब। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता था तो वो टॉर्क कितना फील करता था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहां पर P वेक्टर क्या कहलाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिजेम्बलेंस दिख रहा होगा इन दोनों केसेस में, है ना। जिस तरीके से B वेक्टर का फॉर्मूला है ना, ये B वेक्टर कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड एट P और ये E वेक्टर क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि सिमिलर टू दिस रिजल्ट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी वैसे ही रिजल्ट आते हैं, है ना। बस आप देखिए कि जो रोल μ0/4π का है करंट लूप के केस में, वो रोल किसका हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में K का हो रहा है ना। जो रोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का हो रहा है वो रोल किसका हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल एज इट इज है ना। यहां पर भी हमने P पॉइंट एक्सिस पर लिया था और यहां पर भी P पॉइंट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी एक्सिस पर लिया है ना। और टाउ वेक्टर वो तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, बस m वेक्टर P वेक्टर से रिप्लेस हो रहा है और B वेक्टर E वेक्टर से रिप्लेस हो रहा है। यहां पर B वेक्टर क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और E वेक्टर क्या है वो भी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों दिस सिमिलैरिटी सजेस्ट्स दैट द बिहेवियर ऑफ अ करंट लूप कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल मॉडल, है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और करंट लूप के बीच में सिमिलैरिटी को देखा और हम लोगों ने यह समझा कि करंट लूप को जो है अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो एक नया टर्म हम लोग हासिल कर सकते हैं जिसको नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और उसके हिसाब से हम लोग करंट लूप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या उस हाइपोथेटिकल, है ना, ध्यान दीजिएगा ये कैसा मॉडल है, हाइपोथेटिकल मॉडल है। ये सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करने के लिए ये आया है। तो बच्चों इस मॉडल का, हाइपोथेटिकल मॉडल का पहला पॉइंट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, है ना। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज में भी क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, याद होगा आपको -q और +q। उसी तरीके से यहां पर भी हम लोगों ने क्या माना कि लेट अस सपोज कि दो मैग्नेटिक चार्जेस हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। साथ ही साथ अ मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल m प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F वेक्टर बराबर m इंटू B वेक्टर। तो वहां पर हम लोग स्मॉल q से जनरली डिनोट करते थे ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में चार्ज को, तो यहां पर वो स्मॉल m से डिनोट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देखते थे ना वहां पर कि F वेक्टर बराबर क्या आता था Q इंटू E वेक्टर। तो यहां पर भी हम लोग उसी तरीके से बात कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि एंटायरली वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिजेंबल कर रहा है। तो m के बदले q था वहां पर इलेक्ट्रिक के केस में और B वेक्टर के केस के बदले क्या था वहां पर
इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना। तो जैसे वहां पर F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर था, वैसे ही यहां पर F वेक्टर बराबर M इंटू बी वेक्टर है। साथ ही साथ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस अलोंग द फील्ड, है ना, वहां पर भी हम लोग प्लस क्यू के हिसाब से ही बात करते थे कि प्लस क्यू जो है जिस भी डायरेक्शन में फोर्स फील करता था, हम लोग कहते थे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी, है ना। तो यहां पर वही लिखा है, इज अलोंग द फील्ड एंड द फोर्स ऑन अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्जेस ऑपोजिट टू द फील्ड। ये बाय कन्वेंशन आ जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों, जिसमें लिखा है अ मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल m प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, जो आपको याद दिला रहा होगा किसकी, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता था ना। तो वही यहां पर लिखा है, द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड इफ द मैग्नेटिक चार्ज इज पॉजिटिव एंड इज इनवर्ड इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अ मैग्नेटिक डाइपोल इज फॉर्म्ड व्हेन अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज माइनस m एंड अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज प्लस m आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन d, है ना, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होता था। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज म्यू इज इक्वल टू m इंटू डी, और आपको याद होगा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखते थे, T बराबर Q इंटू डी, है ना। तो वही यहां पर P को रिप्लेस किया गया म्यू से, Q को रिप्लेस किया गया M से, और D तो दोनों जगह सेम है। एंड इट्स डायरेक्शन इज माइनस m टू प्लस m, आपको उधर याद होगा माइनस Q से प्लस Q होता था। द लाइन ज्वाइनिंग माइनस m एंड प्लस m इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एकदम सेम चल रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अ करंट लूप ऑफ एरिया कैपिटल A कैरिंग अ करंट I, है ना, मे बी रिप्लेस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू m इंटू डी, है ना, विच इज इक्वल टू I इंटू ए। आपको याद होगा बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एक लूप, है ना, वो किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, है ना, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कितना कहते थे, I इंटू एरिया। और आपको याद होगा, जैसा कि यहाँ शो किया हुआ है, कि आप अपने राइट हैंड की मदद से आप क्या शो कर सकते हैं कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्या देगा, थंब बताएगा आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, है ना। तो वही देखिए यहां पर लिखा है, म्यू इज इक्वल टू m इंटू डी विच इज इक्वल टू I इंटू ए, है ना। तो m इंटू डी बराबर I इंटू ए कैसे, क्योंकि ये जो लूप है ना, आप चाहें तो इस लूप को भूल करके क्या यहां पर इमेजिन कर सकते हैं कि एक डाइपोल है, एक इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल है, और जिसके पास चार्ज कितना है, मैग्नेटिक चार्ज m है, और डिस्टेंस कितनी है उनके चार्जेस के बीच की, स्मॉल d, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो क्या होगा, बराबर होगा, चाहे आप उसे लूप के थ्रू देखें, चाहे आप उसे एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पे देखें। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू I इंटू ए, प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, है ना। और बिल्कुल सही है कि अपने को इस डाइपोल को कहां प्लेस करना होगा, इस लूप के एक्सिस पर। क्लियर है ये बात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साउथ से नॉर्थ, है ना, साउथ बेसिकली हो गया माइनस m और नॉर्थ हो गया प्लस m, है ना। तो माइनस m से प्लस m के अलॉन्ग क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। द एरिया वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन माइनस m टू प्लस m। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। तो बेसिकली ये मॉडल लोग क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज द मॉडल इज वेरी यूजफुल इन स्टडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इज वाइडली यूज्ड। इट इज कस्टमरी टू कॉल पॉजिटिव, यहां पर भी देखिए पॉजिटिव का ही बोलबाला है। इट इज कस्टमरी टू कॉल अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज अ नॉर्थ पोल एंड अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अ साउथ पोल, है ना। हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को ही नॉर्थ पोल भी कहते हैं। They are represented by the letters N and S respectively. The quantity small m is called pole strength, है ना। जैसे प्लस Q और माइनस Q होता था, वैसे ही प्लस m और माइनस m है, और यहाँ पर m क्या बता रहा है, पोल की स्ट्रेंथ, है ना। तो इसीलिए इसका नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। फ्रॉम द इक्वेशन md is equal to I into a और F is equal to m into b, we can easily see that the unit of pole strength is एम्पियर मीटर, है ना। आप किसी भी तरीके से देख ले, आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो स्मॉल m है ना, हमारा जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर। वैसे भी बच्चों आप देख सकते हैं स्मॉल m क्या हो जाएगा, I इंटू ए अपॉन डी। ए क्या है, एरिया है, डी क्या है, डिस्टेंस है। तो बेसिकली I इंटू क्या आ गया, ये ए अपॉन डी। अब हमें समझ में आ रहा है I की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और एरिया अपॉन सम डिस्टेंस, है ना, एरिया अपॉन सम लेंथ आप कह लीजिए,
तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो तो मीटर हो गया, है ना, वो खुद भी यूनिट ऑफ लेंथ हो गया, तो यहां पर आ जाएगा एम्पियर मीटर। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अ सोलेनॉइड वेरी क्लोजली रिजेंबल्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर लूप्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। और ये चीज आप बच्चों डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, यहां पर जैसे सोलेनॉइड है ना, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है ये बहुत सारे सर्कुलर लूप्स का कॉम्बिनेशन हम लोग इसे मान सकते हैं, है ना। तो वही यहां लिखा है, इट रिजेंबल्स, है ना, एग्जैक्टली तो नहीं है बट यस इट रिजेंबल्स अ combination of circular loops placed side by side. If I be the current through it and capital A be the area of cross section, the dipole moment of each turn is mu is equal to I into A, है ना। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, हर एक टर्न, है ना, हर एक टर्न से एसोसिएटेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कितना कह सकते हैं, I into A। अब हम लोग अपने नए मॉडल की बात करते हैं। इन आवर मॉडल each turn may be replaced by a small dipole placed at the center। यही तो हम लोगों ने चर्चा करी थी, है ना, क्योंकि एक अगर मैं लूप लूं तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो किधर होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, राइट। तो बिल्कुल एक्सिस के अलोंग ही मुझे क्या रखना होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल रखना होगा, है ना। तो वही यहां पर लिखा है, स्मॉल डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप अलोंग इट्स एक्सिस। सपोज ईच टर्न इज रिप्लेस्ड बाय a magnetic dipole with pole strength small m and separation small d between the north and south poles, है ना। मान लीजिए कि हम लोग हर एक लूप को क्या करें, रिप्लेस कर दें, किससे, एक मैग्नेटिक डाइपोल से जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, और साथ ही साथ सेपरेशन कितना रखें, d रखें, है ना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, md इज इक्वल टू I इंटू A आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपको यह ध्यान रखना होगा कि जितने लूप्स हैं उतने नंबर ऑफ आपको यहां पर क्या रखने होंगे, डाइपोल्स रखने होंगे, और साथ ही साथ ये डी जो है ना, इसको मेक श्योर करना होगा कि सारे के सारे जो ऐसे समेशन ऑफ डी है ना, क्योंकि हर एक डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी है, तो ऐसे जितने भी डाइपोल हैं उन सब की ओवरऑल लेंथ मिलाकर के कितनी आनी चाहिए, गिवन लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के बराबर ही आनी चाहिए। तो अब आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर इस तरीके से साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ बेसिकली इस तरीके से रखा जाए तो वो ओवरऑल कैसा अपीयर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि एक बड़ा सा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है ना, जिसकी लेंथ L है, और लेफ्ट साइड में क्या है, साउथ पोल, और राइट साइड में क्या है, नॉर्थ पोल है। तो बच्चों वही बात देखिए यहां लिखी है, सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ D in such a way that the north pole of one dipole touches the south pole of the adjacent one, है ना। इस तरीके से अगर हम लोग D को लेंगे, और क्या कह रहा है, साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स देन न्यूट्रलाइज ईच अदर एक्सेप्ट एट द एंड्स। बीच में तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, नॉर्थ साउथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन बच क्या जा रहा है, सिर्फ एंड का साउथ और इधर का नॉर्थ, है ना। तो thus a current carrying solenoid can be replaced by just a single south pole and a single north pole of pole strength small m each placed at a separation equal to the length of the solenoid, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था, है ना। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये सोलेनॉइड के वजह से जो फील्ड लाइन आती है ना, वो बिल्कुल रिजेंबल करती है किसे, ये रिजेंबल करती है एक मैग्नेटिक डाइपोल, या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एक बार मैग्नेट, है ना, उसकी वजह से जो फील्ड लाइन होती है ना, उसको ये बेसिकली रिजेंबल करता है। यहाँ ऊपर डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था इस जगह, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ साउथ, ये बेसिकली क्या है, एक बार मैग्नेट है ना। बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बार मैग्नेट की वजह से भी फील्ड लाइन ऐसी ही आती है, और एक लूप की वजह से भी फील्ड लाइन ऐसी ही आती है। हम लोग क्या खासियत देख पा रहे हैं बच्चों इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे एक्चुअली फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स, है ना, और इन क्लोज्ड कर्व्स का कोई स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक इसका उल्टा था, वहां पर हमें पता था कि जो फील्ड है वो स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती थी नेगेटिव चार्ज पर, है ना, और वहां पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती थी। क्लियर है ना। तो बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना, उसके ऊपर एक आसान सा सवाल करके अपने कॉन्सेप्ट को और बढ़िया कर लेते हैं। तो सवाल है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर contains 200 turns and carries a current of 10 ampere. Find the magnetic field at a point on the axis at a distance of 10 centimeter from the center.
तो बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द मेथड, है ना, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा, है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड को बेसिकली रिप्लेस किससे कर देंगे, एक मैग्नेटिक डाइपोल से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि हमारे पास कितने टर्न्स है, हमारे पास 200 टर्न्स है ना, और 200 टर्न्स है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हर टर्न का, किसी भी एक टर्न को अगर हम लोग ले लें तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू बराबर I इंटू ए। अब करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है बेसिकली अपने को 10 एम्पियर, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख दूंगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहां सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया पाई इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 3, है ना, तो पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब हर एक करंट लूप को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक डाइपोल से, जिसका स्ट्रेंथ लेटर से कि कितना है, स्मॉल m है, और साथ ही साथ उसकी जो पोल के बीच में दूरी है उसको मैं कह देता हूं d। तो बेसिकली म्यू बराबर क्या होना चाहिए, m इंटू डी होना चाहिए। अब एक और चीज का अपने को ध्यान देना है कि टोटल कितने टर्न्स है, टोटल 200 टर्न्स है ना, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई डी, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास d कितना आ जाएगा, d अपने पास आ जाएगा देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर के बराबर। तो अगर इस d को मैं यहां पर पुट कर दूं, है ना, और म्यू की वैल्यू तो मुझे पता ही है, उसको मैं उठा करके यहां भर दूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी कि m इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी, है ना। तो अगर यहां पर म्यू की वैल्यू में कितनी रख दूं, पाई इंटू 10 टू द पावर -3, और उसको डिवाइड कर दूं किससे, डी से, जो कि कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये बेसिकली कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 पाई एम्पियर मीटर। क्लियर है ये बात, हमने अभी भी देखा था ना कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट एम्पियर मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि वी कैन रिप्लेस द सोलेनॉइड बाय अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का m सेम होना चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 पाई एम्पियर मीटर, जिसको कितनी दूरी पर रखेंगे, सेम एज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, है ना, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो चलिए वो डायग्राम बनाते हैं, वो इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर शो करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया वो इक्विवेलेंट डायग्राम, है ना, यहाँ पर -m है, यहाँ +m है, और पोल स्ट्रेंथ कितना है, 2 पाई एम्पियर मीटर, और हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों -m और +m के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और अपने को बात करनी है P पॉइंट की, जो कि कहां पर है, जो कि है इस डाइपोल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये देखिए बच्चों, यहां पर अपने से यही तो कहा गया था, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों कैसे करेंगे ये कैलकुलेशन, आप ये देखिए कि यहां पर एक -m है और यहां पर एक +m है ना। तो आप ऐसे सोचिए कि +m के कारण इस P पॉइंट पर कैसी फील्ड होगी, यहां पर जो फील्ड होगी वो धक्के वाली फील्ड होगी इस तरीके की, और -m की वजह से फील्ड कैसी होगी, वो अट्रैक्टिव होगी कुछ इस तरीके की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अगर मैं बोल दूं B बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल, है ना, +m की वजह से, और अगर इसे मैं बोल दूं B बिकॉज ऑफ साउथ पोल, है ना, मतलब -m की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड वाइज B नेट कितना बोल दूंगा, मैं B नेट बोल दूंगा BN माइनस BS, है ना। मुझे पता है कि चूंकि +m पास में है, नॉर्थ पोल पास में है, तो उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, थोड़ी स्ट्रांग होगी, इसीलिए नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ BN। क्लियर है ये बात। तो चलिए एक एक करके हम लोग BN और BS निकालते हैं। तो BN बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली μ0 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने क्या यूज करा है, मैंने यहां पर एक डाइपोल की वजह, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड देखिए, जैसे हम लोग KQ/R² बोलते थे ना, तो यहां पर K का रोल कौन प्ले कर रहा है, μ0 अपॉन 4 पाई, Q का रोल प्ले कर रहा है यहां पर 2 पाई, और डिस्टेंस कितनी है इस +m से इस पॉइंट P की, वो है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों अगर इसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 टेस्ला,
और इसी तरीके से bs कैसे निकालेंगे, तो सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई। और अब दूरी कितनी हम लोग ले लेंगे, आप देखिए दूरी इस बार हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये वैल्यू एक्चुअली आ जाएगी 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो अगर बच्चों इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा bn माइनस bs, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ bn, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ bn, मतलब कि अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। In nature, we find certain objects whose magnetic behavior may be described by assuming that there is a south pole placed at a certain point in the object and a north pole placed at a different point, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट्स बेसिकली क्या होते हैं, उसके एक एंड को हम लोग नॉर्थ पोल बोल दिया करते हैं और एक एंड को साउथ पोल बोल दिया करते हैं, और उस हिसाब से हम लोग उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। अब मैग्नेट जो है अलग अलग शेप का होता है ना, जैसे कि मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ रॉड और अ बार इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट। द पोल्स अपीयर एट पॉइंट्स विच आर स्लाइटली इनसाइड द टू एंड्स। एग्जैक्टली वो एंड पर नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द पोजिशंस ऑफ द एज्यूम्ड पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर सिमिलर टू दोज शोन इन फिगर। और आइए देखते हैं उस डायग्राम को। तो ये देखिए जो दूसरा डायग्राम है, ये बेसिकली क्या है, एक बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है वो शो कर रहा है। और लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देखिए, ये बेसिकली एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो कितना जबरदस्त रिजेम्बलेंस है, और यही कारण है कि हम लोग एक सोलेनॉइड को किससे रिप्लेस कर सकते थे, एक मैग्नेटिक डाइपोल से। और एक बार मैग्नेट भी बेसिकली क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल ही तो है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ कैन अ रॉड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड, है ना, शुरू करा था, पिछले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था कि इसका रीजन आपको इवेंचुअली मिलेगा। तो समय आ गया है कि इस बात को समझने का। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अ सिंपल मॉडल टेल्स अस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस, है ना। अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वे में सिंपल सी बात करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से जो है मैटर को एनालाइज कर सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सिंपली सर्कुलेट करते हैं। दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स। बिल्कुल, अब हम तो पढ़ चुके हैं ना कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि क्या है, वो करंट है। तो वही यहां पर लिखा है कि दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स एट द एटॉमिक लेवल। The actual description of these atomic currents is quite complicated, है ना, हमारे लेवल के थोड़ी ऊपर की चीज है, but we can assume that these atomic currents are equivalent to small circular current loops, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके सर्कुलेट करने के ऑपोजिट डायरेक्शन की। क्लियर है ये बात। तो वही यहां पर लिखा है कि the actual description of these atomic currents is quite complicated, है ना, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे इक्विवेलेंट स्मॉल सर्कुलर करंट लूप मान सकते हैं। इन मैग्नेट्स दीज लूप्स आर अरेंज्ड नियरली पैरेलल टू ईच अदर। यही खासियत होती है बच्चों मैग्नेट्स की, जो इसे बाकी ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना, कि इन मैग्नेट्स दीज लूप्स आर अरेंज्ड नियरली पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव करंट्स इन द सेम सेंस। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको देख करके आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि यहां पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो लूप्स हैं वो किस तरीके से बिल्कुल पैरेलल है, एक प्लेन में है, जिसकी वजह से क्या हमें दिखाई दे रहा है, आइए देखते हैं। एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट द नेट करंट इज जीरो बिकॉज द करंट्स फ्रॉम द एडजेसेंट लूप्स कैंसिल ईच अदर। आप कोई अंदर वाले पॉइंट को देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर जो लेफ्ट वाला लूप है उसकी वजह से डाउनवर्ड है और राइट वाला लूप है उसकी वजह से अपवर्ड है, तो अंदर कैंसिलेशन हो रहा है। ऐसा ही बहुत सारे पेयर्स हम लोग देख पा रहे होंगे जो एक दूसरे के इफेक्ट को बच्चों क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, है ना। तो वही लिखा है कि इनसाइड तो क्या हो रहा है, एडजेसेंट लूप्स कैंसिल ईच अदर, हाउएवर देयर इज अ नेट करंट अलोंग द सरफेस। अब बाहर एकदम एक्सटर्नल को देखिए, है ना, तो यहां पर ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी सेंस में, ये भी इसी सेंस में, तो सबको अगर हम लोग टेंजेंट्स
के थ्रू ज्वाइन कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा लूप ऐसा बनता हुआ अपीयर हो रहा है ना, इस तरीके से एक बड़ा सा लूप बन रहा है। तो ये जो है बेसिकली सरफेस करंट कहलाता है। लिखा है यहां पर देखिए, ड्यू टू सच अ सरफेस करंट, है ना। तो क्या होता है ड्यू टू सच अ सरफेस करंट? यहां पर देखिए, द सिलिंड्रिकल मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ क्लोजली वाउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड हेंस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द सोलेनॉइड। हम लोगों ने देखा था ना कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। तो उसका रीजन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑल्दो हमें दिखता नहीं है, पर ऐसा यहां पर अरेंजमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक लूप्स का कि ऑटोमेटिकली जो चीज सोलेनॉइड में होती है ना, सर्कुलर करंट इस तरीके से, तो वैसे ही सर्कुलर सरफेस करंट यहां पर अपने को अपीयर हो रही है। किस केस में? जैसे यहां पर एग्जांपल लिया गया है सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट का, ठीक है। We can therefore treat the bar magnet as having a north pole and a south pole separated by a length L। तो यही कारण है बच्चों कि हम लोग क्या करते थे, एक सोलेनॉइड को शो करते थे कि वो रिजेंबल कर रहा है किसको, एक मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना। तो सपोज द सरफेस करंट इज I पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेट, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारे को सरफेस करंट कितना दिया है, I पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, द टोटल करंट एट द सरफेस ऑफ द मैग्नेट ऑफ लेंथ L वो कितना हो जाएगा, I इंटू L, क्योंकि यूनिट लेंथ में अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो ओवरऑल L लेंथ में कितना करंट फ्लो करेगा, I इंटू L, यूनिटरी मेथड से। अब देखिए बच्चों कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो हम लोग कितना लिख सकते हैं, आपको याद होगा म्यू बराबर I इंटू A होता था। तो यहां पर टोटल करंट कितना हो गया, I इंटू L, उसको हम लोग सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे एक अलग तरीके से लिखना चाहें यूजिंग पोल स्ट्रेंथ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं म्यू बराबर स्मॉल m इंटू L हो जाएगा, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड या फिर लेंथ ऑफ द एक्चुअल बार मैग्नेट, है ना। तो यहां से m इंटू L कितना आ गया, वो आ गया I इंटू L इंटू A, और यहां से हम लोग स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, I इंटू कैपिटल A। अब बच्चों जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन करा उसमें हम लोगों ने कोई एंड इफेक्ट को कंसीडर नहीं करा। एक्चुअली क्या होता है कि एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट द करंट्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दोज इनसाइड द मैग्नेट, है ना। ये चीज हम लोगों ने सोलेनॉइड में भी पढ़ा था कि अंदर जो है चूंकि यूनिफॉर्मिटी होती है, सिमेट्री होती है, तो अंदर के लिए हम लोग काफी श्योर है कि वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड क्या होता है कि वहां पर वो सिमेट्री बिगड़ जाती है, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा है कि द करंट्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दोज इनसाइड द मैग्नेट, बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट द मैग्नेटिक पोल्स अपीयर स्लाइटली इनसाइड द बार, है ना। तो जो मैग्नेटिक पोल्स है उनको हम लोग एकदम एज पे नहीं मान करके बेटर रहता है कि थोड़ा अंदर माने। द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशंस ऑफ द एज्यूम्ड पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मतलब जो इफेक्टिव लेंथ आएगा ना उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मतलब कि जैसे कि हमारे को ये ओवरऑल एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, उसमें साउथ पोल हम लोगों को यहां मानना होगा, नॉर्थ पोल यहां पर मानना होगा, और ये कहलाएगा मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, थोड़ा अंदर होता है ये जो पोल्स होता है, ठीक है। और हमारे को ध्यान क्या रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक लेंथ, वो लगभग होता है 0.84, ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट की बात करें, जिसको हम लोग कैपिटल एम से जनरली डिनोट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल एम बराबर क्या बोल देंगे, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन -m एंड +m उसको 2l ले रहा हूं, है ना, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाती है, इसलिए हम लोग जनरली 2l ले लेते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा उस बार मैग्नेट का, 2l मल्टीप्लाइड बाय पोल स्ट्रेंथ, जो कि क्या होती है, स्मॉल m। चलिए तो बच्चों एक और टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग अब क्या देखेंगे, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। और इस बार जो हम लोग डाइपोल ले रहे हैं वो शॉर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो डाइपोल है ना, ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उनके बीच में सेंट्रल पॉइंट है O। तो बेसिकली अपने को गिवन है कि O से P की दूरी जो है वो स्मॉल r है ना, ये दूरी इनकी बीच की स्मॉल r दी हुई है, और ये भी दे रखा है कि एंगल PON वो कितना है, वो थीटा है। और साथ ही साथ हम लोग जो लेंथ है,
लेंथ ऑफ द डाइपोल को कितना ले लिए हैं, जो डाइपोल है उसकी लेंथ को हम लोगों ने ले लिया है ट्वाइस ऑफ एल, है ना। तो 2l लेने से देखिए क्या फायदा हो जाएगा, ON को मैं कितना कह दूंगा L, ठीक है, और उसी तरीके से OS को मैं कह दूंगा ये भी हो जाएगा L, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस PO लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा और S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने और N से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि चूंकि ये शॉर्ट डाइपोल है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि PN विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा PC, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R में से कितना घटा दे, L cos थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, R माइनस L cos थीटा। ये हम लोग कब कह पा रहे हैं, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि R जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो 2L है ना, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, R जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए N से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस PA पर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो बेस है और जो हाइपोटेनस है वो लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसी तरीके से बच्चों मैं ये जो लेंथ है PA है ना, PA को किसके बराबर कह सकता हूं, PS के बराबर कह सकता हूं। PA विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू PS, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, आप देखिए R तो PO है, उसमें और कितना ऐड करना होगा, L cos थीटा। तो बेसिकली हो गया R प्लस L cos थीटा। क्लियर है। तो अब देखिए अगर मुझे P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा, द नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू द डाइपोल इज V बराबर हो जाएगा VN प्लस VS, और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ N कितना हो जाएगा, नॉर्थ पोल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं KQ बाय ये वाली जो दूरी है, K के बदले क्या आ जाएगा, इस बार K के बदले आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, Q के बदले क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, जो दूरी है NP कितना हम लोगों ने देखा था, वो था R माइनस L cos थीटा। और उसी तरीके से VS में क्या आ जाएगा, फर्क सिर्फ R माइनस L cos थीटा के बजाय R प्लस L cos थीटा आ जाएगा। तो अगर आप देखिए इसे सिंप्लीफाई करें और एंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो है ना, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर दिए और M इंटू 2L को क्या कह दिए, कैपिटल M, तो बेसिकली नेट पोटेंशियल एट P कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ऐसा ही तो आता था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, वहां आता था KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, अब समय आ गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल निकालने का। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ये बेसिकली एक बार मैग्नेट है जिसको आप मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं। अब अपने को P पॉइंट पर क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर P पॉइंट पर निकालना है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा रेडियल डायरेक्शन में। मैं रेडियल डायरेक्शन किसे कह रहा हूं, O से P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग, है ना, जैसे O से P तक की दूरी मान लीजिए R है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ रहा हूं, कितना, dr, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ये वाली डिस्टेंस, है ना, r। मतलब कि अगर मैं dr और आगे जा रहा हूं तो किस रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि वही मुझे क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन, है ना। आपको याद होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर आप मान लीजिए dr डिस्टेंस जाते थे तो आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे E बराबर हो जाएगा माइनस dv अपॉन dr, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर क्या होता था, पोटेंशियल कम होता था, इसी कारण से यहाँ नेगेटिव साइन आता था। तो यही हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करूं, है ना, मतलब कि मैं थोड़ी देर के लिए थीटा को क्या मान लूंगा, फिर कांस्टेंट। अगर मैं सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं एंगल तो नहीं रोटेट कर रहा, इसका मतलब मेरे लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। जब मुझे br निकालना है तो br क्या हो जाएगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में dr आगे जा रहा हूं तो किस रेट से जो पोटेंशियल है वो घट रहा है ना। तो वही यहां देखिए, द कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग OP क्या हो जाएगा, br विच इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन pq।
और पी क्यू क्या है, बेसिकली वो डी आर है ना। तो अपने को यही निकालना था, बी आर निकालना था। तो बी आर का मतलब क्या हो गया, माइनस डीवी अपॉन डी आर, जिसमें थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग एंगल नहीं चेंज कर रहे। तो अब देखिए जरा कि अगर थीटा कांस्टेंट है तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, माइनस डेल वी बाई डेल आर। क्यों माइनस डेल वी बाई डेल आर कहने का क्या मतलब हुआ, बेसिकली अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कि v जो है वो थीटा का फंक्शन आता है और r का फंक्शन आता है, मतलब पोटेंशियल में r भी इन्वॉल्व होता है और थीटा भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा को कांस्टेंट मानूं तो मुझे क्या लिखना होगा, माइनस डेल वी बाई डेल आर, जिसका क्या मतलब हुआ कि मैं सिर्फ r को ही उस पूरे के पूरे फंक्शन में क्या मान रहा हूं, वेरिएबल मान रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए मुझे ये याद है कि v क्या हम लोगों ने निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा ये मानते हुए कि थीटा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये बेसिकली अपने पास क्या आ गया, बी आर आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। तो बच्चों अब तो मेरे पास बी आर आ गया, अब मैं बी थीटा निकालना चाह रहा हूं, है ना, मतलब कि अगर मैं आर को कांस्टेंट रखूं और सिर्फ थीटा को वेरी करूं, है ना, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी। तो कैसे चेक करूंगा, मैं एक काम करता हूं, थीटा को थोड़ा सा वेरी करता हूं, कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से, है ना, और आर को मैं चेंज नहीं कर रहा। तो बेसिकली इस बार मुझे कौन से डायरेक्शन में मिलेगी फील्ड, इस बार मुझे मिलेगी इस ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड, इसीलिए यहां पर बी थीटा लिखा है ना, मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार अगर मैं पी से आर तक जा रहा हूं, है ना, पी से कहां तक, आर तक जा रहा हूं, तो इस छोटे से डिस्टेंस के अलोंग मैं देखना चाहता हूं कि किस रेट से पोटेंशियल चेंज कर रहा है ना। तो इस बार मुझे पता है कि जो पिछले केस में बी आर के केस में जो डी आर का रोल था वो रोल अब किसका हो जाएगा, पी आर का रोल हो जाएगा, है ना। पी से आर के बीच में किस रेट से पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वही मुझे बी थीटा बताएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही यहां पर काम किया गया है, बी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन पी आर, है ना, और पी आर कितना हो जाएगा, चूंकि एंगल बहुत छोटा था और आर जो है वो कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने क्या देखा कि डीवी अपॉन ये बन जाएगा आर डी थीटा विद अ नेगेटिव साइन। और इस बार मैंने आर को तो कांस्टेंट रखा है, वेरी कैसे कर रहा हूं, थीटा को वेरी कर रहा हूं। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, आर को मैं बाहर ले सकता हूं इस डिफरेंशिएशन के, और क्या शो कर सकता हूं कि ये डेल वी बाय डेल थीटा है ना, क्योंकि अंदर यहां पर जो थीटा है और आर है, टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर केस में क्या किया, आर को कांस्टेंट रखा और सिर्फ मैंने थीटा को वेरिएबल माना है। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनली बी थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, जो कि किसको रिजेंबल कर रहा है बच्चों, ये रिजेंबल कर रहा है केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब को। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों अब अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हम लोगों ने करा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, जैसे वहां पर ई बराबर क्या हो गया था, अंडर रूट ऑफ ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, वैसे यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर, मतलब रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर वैल्यूज पुट कर दें तो बड़े आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये डेटा हमें क्या बता रहा है कि किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हो सकती एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या हो सकता है, वो 0 से 1 तक वेरी कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब कि ये जो टर्म है ओवरऑल ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए तो क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मैं यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये भी तो कह सकते थे कि आर में बहुत ज्यादा ले लूं तब तो 0 हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हाँ, अगर आप आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे तब तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर मैं फाइनाइट डिस्टेंस की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एंगल देख सकते हैं कि वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है विथ ओपी, और टैन अल्फा कितना हो जाएगा, बी थीटा अपॉन बी आर, है ना बच्चों। ये चीज को आप यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि टैन थीटा में कितना लिख सकता हूं, बी थीटा अपॉन बी आर, है ना। तो कभी भी अपने को अगर ये बताना हो कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है रेडियल डायरेक्शन से, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इट विल बी मेकिंग
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी थीटा अपॉन बी आर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स हाफ, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में, है ना, ये जो बी डायग्राम है इसको अगर देखिए तो हम लोगों ने क्या करा, इस मैग्नेट को किस तरीके से कट करा, सच दैट कि वो क्या हो गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अब अपने को दो मैग्नेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। लेंथ सेम है लेकिन एरिया हाफ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, और इसी के हिसाब से क्या हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि सिमेट्रिकली जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो गई, हाफ हो गई, है ना। लेकिन अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो शुरुआत में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, स्मॉल m इंटू 2l, है ना, डिस्टेंस को प्लस m और माइनस m के बीच की दूरी को 2l माना गया है। तो बाद में अगर देखें तो किसी एक के अगर हम लोग m डैश को देखें ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ तो अभी भी 2l है, तो ये कितना आ रहा है, कैपिटल M अपॉन 2। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि ईच पार्ट विल बी अ मैग्नेट विथ हाफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट, है ना। और हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब आखिरी वाले फिगर को देखिए, इस बार किस तरीके से इसे कट किया गया, सच दैट कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इट हैज रिमेन अनचेंज्ड, है ना, लेंथ हाफ हो गई। तो इस बार अगर हम m डैश देखें ना, किसी भी एक हिस्से का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखें तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हाफ हो गई, तो ये दूरी हम लोग स्मॉल l कह देंगे। तो इस बार देखिए कि m डैश जो है वो फिर से कितना आ रहा है, m बाई 2। मतलब आप इसको इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कट करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको क्या हो जाना है, हाफ ही हो जाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल है, अ मैग्नेटिक नीडल possesses a dipole moment capital M. It is now bent at the middle to form capital L shape. What will be the effective dipole moment of the L shape? तो बेसिकली बच्चों कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, बीचों बीच इसे क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया, जिससे कि ये एल शेप का हो जाए, है ना। और पहले मैंने दिखा दिया कि जैसे यहाँ पर माइनस m था और यहाँ पर प्लस m था, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव से ही पॉजिटिव की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब अगर इसे मोड़ दिया गया तो आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ माइनस m आ गया, यहाँ पर प्लस m आ गया। और इस वर्टेक्स को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर लेटर से प्लस m है और यहाँ पर माइनस m है। तो अगर इस तरीके से हम लोग इमेजिन करें तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो थी 2d, है ना, 2d लेंथ थी। तो शुरुआत में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था m, वो कितना था मैग्नीट्यूड वाइज, वो था स्मॉल m इंटू 2d, है ना। और इस बार जो है हम लोग देख सकते हैं कि दोनों लेंथ आधी आधी हो गई इस तरीके से। तो यहां पर मैं एक एरो लगा देता हूं इस तरीके से ना, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वो होती है नेगेटिव m से पॉजिटिव m। तो बेसिकली ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू डी। सिमिलरली ये जो दूसरा वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा m इंटू डी। लेकिन इन दोनों वेक्टर्स को ऐड हम लोग किस तरीके से करेंगे, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि डायरेक्टली हम लोगों ने एंड पॉइंट्स को कनेक्ट किया ना, माइनस m और प्लस m, इन दोनों को एंड पॉइंट्स को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कनेक्ट किया, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड। और ये निकालना बहुत आसान है, सिंपली हम लोग बोल देंगे √2 टाइम्स m इंटू डी, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो एक चीज अपने को समझ में आ रही है कि m डैश है ना, m डैश हमारा कितना आ गया, वो आ गया √2 टाइम्स स्मॉल m इंटू डी। क्लियर है। तो ये हमें ये समझ में आया कि अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना चाहिए, और किस फैशन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो रखते हुए हमें इन दोनों को ज्वाइन कर देना चाहिए, है ना। और पोल स्ट्रेंथ तो वही है, बस डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस है ना, जो इफेक्टिव लेंथ कहला सकती है। ठीक है, तो हमारा जो नया m डैश हो गया वो कितना हो गया, √2 टाइम्स m इंटू डी। और अगर कैपिटल M से इसे रिलेट करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं m डैश अपॉन कैपिटल M। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए √2 अपॉन 2,
है ना, बेसिकली ये बन गया 1/√2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि m डैश कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है कैपिटल M/√2। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पे। तो बच्चों ये रहा हमारा आखिरी सवाल। सवाल है थिन मैग्नेटिक नीडल इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पर हम लोग सवाल के लिए डायग्राम बना सकते हैं। इफेक्टिवली शुरुआत में जो लेंथ थी वो L थी, है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर था। अब अगर इसे बेंड कर दिया गया सच दैट ये सेमी सर्कल का रूप ले ले, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होगी, है ना, वो कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। मैं एंड्स के बीच की दूरी की बात करूं, जो पहले L थी वो अब कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। लेकिन एक चीज यहां पर कांस्टेंट है, वो क्या है लेंथ। मतलब कि जो पहले लेंथ L थी वही तो अब क्या बन गई, वही अब बन गई पाई इंटू आर। क्लियर है ये बात। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि r बराबर कितना आ गया L/पाई आ गया, है ना। और हम लोगों ने ये देखा था अभी पिछले केस में कि जैसे m वेक्टर ये कितना आ रहा था स्मॉल m, अगर मैं m वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो कितना आ रहा था स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय l, है ना, ये जो दूरी है। तो अपने को ये भी समझ में आ रहा है कि m डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में तो कोई भी चेंज नहीं आता है ना मोड़ने पर, तो वो तो स्मॉल m ही रहेगा। लेकिन अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उन दोनों के बीच में, -m और +m के बीच में, वो हो जाएगी 2r। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि m इंटू 2r इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 2l/पाई। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अब अपने को निकालना है परसेंटेज चेंज। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली कितना हो गया, ये हो गया 2ml/पाई। उसमें से क्या घटाएंगे इनिशियल जो कि था स्मॉल m इंटू एल, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड हमेशा करते हैं इनिशियल से, जो कि कितना था स्मॉल m इंटू एल था। ठीक है, और चूंकि परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100%, है ना, ऐसे भी लिखना होगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास ml ml ml, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बच के आ गया 2/पाई -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर ये आता है लगभग -36.3%, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना लिख देंगे -36.3%। अब यहां पर नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली बच्चों नेगेटिव का यही सिग्निफिकेंस है, ये हमें बता रहा है कि परिवर्तन कैसा आया, परिवर्तन ऐसा है कि जो नया डाइपोल मोमेंट है वो कम हो गया, है ना, इसीलिए चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस सवाल से, हमने यही सीखा कि कभी भी अगर इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट चाहिए तो सिंपली क्या करेंगे -m और +m को ज्वाइन कर देंगे, और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की -m से +m की तरफ। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको आज का जो थ्योरेटिकल लेक्चर था, है ना, इसे मैं कहूंगा कि एक ज्यादा कुछ आपको नया सीखने को नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ आपको एक रिजेम्बलेंस मिला होगा कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।